रहे हैं उनका तो नुकसान हो जाएगा। हाँ मैं समझ रहा हूँ कैमरा ऑफ है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो कैमरा तो बंद ही रहेगा ना। अभी एक दूसरा फोन का जुगाड़ मैं करवाता हूँ ना, टेंशन नहीं कर, ठीक है। उसके बाद एक हाथ में अलग फोन रहेगा, तुम लोग डाउट भेजते रहना, उस पर डिस्कस मैं करते रहूंगा, बस थोड़ा सा वेट करिए। देख एक अगला इनका है डाउट है, पहले वेवलेंथ है लैम्डा 500 नैनोमीटर। क्या क्वेश्चन तुम लोग भेजोगे व्हाट्सएप पर, तो मुझे क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा, क्लास में करना है इसको डिस्कस। मैंने हमेशा बोला लाइव डिस्कस हो जाए वो सबसे बढ़िया अति उत्तम, बाद के भरोसे रहना बहुत गलत बात। और आप लोग एकदम थोड़ा सा एनर्जेटिक होइए और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ निकालना है किसका, इलेक्ट्रॉन का। ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना है, निकल जाएगा। चलिए हाँ ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यही दो सवाल आपके होंगे, इसके अलावा कोई सवाल तो होगा नहीं। क्या अर्ची मैं सही कह रहा हूं? बोलो। दो और है, बाद में पूछना दो और, पहले इसको डिस्कस कर लेते। देखो सबसे पहले देखो क्या है ना कि मैं थोड़ा सा हल्का सा भी हिंट करूंगा, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? एक बात मुझे बताओ, यहाँ किसकी बात करिए, अल्फा पार्टिकल की, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मैं अल्फा पार्टिकल का मुझे मास के बारे में आइडिया है, मुझे इसके मास पता है, बट मुझे इसका मैं बस ये कहता हूँ ना कि मुझे इसका मोमेंटम मिल जाए, वेवलेंथ तो मैं खट खट यूं निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा देखो मैं समझाता हूँ, शांत को सुनना। पहले सबसे पहले बात को समझो कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर यूं है, सभी लोग ध्यान से देखना। और यही चीज सेम चीज मैं जब पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फोर्स, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा ना मैग्नेटिक फोर्स, वहां भी ये सवाल दूंगा आपको, और वहां भी आपको परेशान करूंगा, ये मेरी गारंटी, मैं बोल रहा हूं ना, वहां भी परेशान मैं करूंगा। इसलिए अभी अच्छे से देख लो, ये सवाल केवल एक चैप्टर का नहीं है, ये सवाल दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन का है भाई। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, ये ध्यान रखिए। हमेशा ऐसा नहीं कि स्पेशली एक ही चैप्टर का सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा, कोई भी चैप्टर कहीं भी डाला जा सकता है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप वाला ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने पूछा है मेरे से। देखिए जब आप चार्ज को फेंकेंगे ना, यहां से थ्रो करेंगे, तो भाई चार्ज मैंने मान लिया क्यू, मेरी मर्जी मैंने क्यू मान लिया, बाद में वो अल्फा बीटा गामा जो भी होगा वो बात की बात है। इसका वेलोसिटी क्या था, v, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पर, b। तो इतना तो फंडामेंटल लेवल पर आपने पढ़ा होगा कि जब चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर थ्रो करोगे, यानी मान लीजिए फील्ड इस तरफ है, मैंने फेंका इस तरफ है, तो ये क्या होगा, यूं ऐसे घूम जाता है, ठीक है। यानी क्या होता है ना कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की बात करो तो यूं ऐसा वाला ध्यान रखना, ध्यान रखो ऐसा वाला। ये है फोर्स चार्ज पार्टिकल पर, ये है चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी, ठीक है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी आप ये समझो कि ये तीनों हमेशा, यानी मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी, और उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और इस फोर्स को आप मैग्नेटिक फोर्स कहते हो, सिंपल सी बात, ये ध्यान रखिएगा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, बात तो मैंने कह दी। दूसरी बात ये ध्यान रखना, कभी भी किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम यदि मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, 100% लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर मैं एक जनरल फंडा में यहां लिख रहा हूं, क्या चीज, कि जो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होगा वो होता है एक्चुअल में Q, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू V क्रॉस B। भाई ये B तो आप जान रहे हो, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है भाई, ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज है। क्या ये बात ध्यान रहेगा या वह काम से याद रहेगा सर? ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, बट पहले पढ़ा है, एक बार मैंने बता दिया, लेकिन फिर तो मैं पढ़ाने वाला हूं ही, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। अब यहां मैं बोल दूं ऐसा कि F मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो QVB sin थीटा मैं बोल रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये बचा लो कि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, और दोनों के बीच का एंगल यहाँ थीटा ये है। तो इस पर लगने वाला फोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक, इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर मिल जाएगा, सही, ठीक, इस फंडे से, ठीक। तो अब यहां सोचिए, यहां पर ध्यान से, कि आपने फेंका इस तरफ है चार्ज को, तो चार्ज इस तरफ गया, यानी ये उंगली इस तरफ हो जाए, और ये वाला अंदर, फोर्स किधर आया, ऊपर, ठीक, यानी ऊपर आ जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा देखो, आप खुद सोचो कि वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर फोर्स है, इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब यही है कि ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवा देगा, सर्कुलर मोशन कर लेगा ये, ठीक। यानी ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। यानी यहां पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड कर दिया। अब ये क्या होगा, ये गोल 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 घूमना शुरू कर देगा, सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा बेसिक लेवल पर, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहां से ये प्रोवाइड कर दिया सेंट्रीपिटल फोर्स,
तो यहाँ पर जो सेंटीपिटल प्रोवाइड किया है, सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा mv स्क्वायर अपॉन r, जो कि इसका रेडियस r होता है। ठीक है, आप जान रहे हो ये चीज, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। और ये आया कहां से, तो आपको मैंने जस्ट बोला कि ये आया है कहां से भी, ये आया है मैग्नेटिक फोर्स से। दैट मींस कहने का मतलब क्या, कि ये आया है QVB से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। चलिए, No, और आपको sir. ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं यहाँ से भी से एक भी काटने वाला हूँ। कोई दिक्कत किसी को, कोई कष्ट? नो सर। नहीं है कष्ट भाई। मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू क्या आएगा, QBR। ओहो, क्या मैंने सही बोला? बोलो, ये क्या Yes. है? अरे Yes, ये sir. क्या है? दिस इज मोमेंटम ऑफ Momentum. अल्फा पार्टिकल। मोमेंटम, मोमेंटम किसका भाई, मोमेंटम किसका, किसका? अल्फा पार्टिकल का। अरे मुझे यही तो चाहिए, मुझे यही तो चाहिए था, यही चाहिए था मुझे। अब आप मुझे बताओ, मुझे मोमेंटम निकल गया, ठीक है, अब कहोगे सर निकाल ही दो, मैं निकाल दूंगा, बिल्कुल श्योर। पहले ये बताओ, ये कंसेप्ट समझ में आया? मुझे कंसेप्ट से मतलब है, सवाल आपसे बन रहा है नहीं बना मुझे मतलब उसे नहीं है, सवाल बना ही लोगे आप, कंसेप्ट समझ में आएगा तो, इसके पीछे का रीजन समझ में आएगा तो। क्या कंसेप्ट ओके है तो ओके बोलो, अदरवाइज सीधा रिजेक्ट कर दो, सर नहीं आया समझ में। सर वो हैंड का मतलब बता दीजिए, तो हाथ में मतलब कौन सा मतलब डायरेक्शन बताएगा, कौन सा फील्ड? बायां हाथ कौन सा है? हाँ ये ये सर है ना? देखिए। हाँ बायां हाथ उठा ले सभी लोग। हाँ। यस सर। अरे सबने उठा लिया बायां हाथ? यस सर। चलो, Yes. अब देखो, ये 3 उंगली, बाकी ऐसे मोड़ लो भाई, 3 उंगली से मतलब है, ये 3 से मतलब मुझे, यस सर। इसे मोड़ ले, 3 से मतलब 3, बस ऐसे 1 2 3, समझ गया? यस सर। अब यस इसको, सर। इसको देख, अंगूठा को तो मोड़ नहीं सकता है, ऐसा ऐसा नहीं करना, अंगूठा जैसा भी छोड़ दो। अब इसको ऐसे कर दो, यूं कर लिया। यस अरे सर। जैसे, हाँ, अब देख, इस बेचारे को ऐसे छोड़ दे, इसको यस ऐसे छोड़ दे, सर। देख पहले ऐसा हाथ ऐसे उठा लिया, यस ऐसे सर। दो छोड़ ले इसको, बस ऐसे छोड़, यस सर कर लिया। मान लिया, घूम गया, हो गया। यस सर। अब इसको ऐसे कर दे, यस सर। बन गया सीन। हाँ। ये कौन, FBI या FBV, यानी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या, वेलोसिटी, किसका 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 वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल चार्ज का। पार्टिकल का। समझ में आया या नहीं यस आया? सर। ओके सर, आप समझ गया। ये ध्यान रखिएगा, नहीं देख, जिस तरफ चार्ज फ्लो करेगा उधर ही करंट भी फ्लो करता, आप ये भी समझते हो ना? यस नहीं सर। समझ में आया? अरे इधर जिधर चार्ज का वेलोसिटी होगा उधर ही करंट भी होता है ना, मालूम नहीं है क्या? पॉजिटिव चार्ज यस जाएगा, सर। बोल। यस बिल्कुल। सर। तो F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड। और I बोलो या आप बोल दो V, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम तो भाई FBI करके याद करते थे, फादर बेटा इडियट ऐसे करके अपने टाइम में, ठीक है, तो आपको जैसे याद करना अपना कर लो। यस सर। FBI ध्यान रखिएगा, यस ठीक, सर। अपने आप याद हो जाएगा अच्छे से, दिक्कत नहीं हो। क्लियर है बोलो? यस सर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा कंसेप्ट ओके हो गया होगा, मोमेंटम निकल गया। आप भी ऐसे निकालिएगा, कभी ऐसा सीन बने तो ये ध्यान रख लीजिए, इसमें कभी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, गड़बड़ होगा तो फिर सवाल आपसे गलत बनेगा, ठीक है। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, मिटा दो, जल्दी बोलो, मिटा दूं, जल्दी बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. चलिए, अब एक सवाल है, मेरे मन में सवाल आ गया, देखो मेरे मन में सवाल ये है कि देखो मोमेंटम मुझे मिल जाएगा, बिल्कुल चकाचक मोमेंटम मिल जाएगा। देखो यहां पर आपको बी दिया है लेके, टेस्ला में रख देंगे, ठीक है, टेस्ला में है, आराम से रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने असाइनमेंट के फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर आर भी है, तो आर को मीटर में कन्वर्ट करके रख देंगे, ये भी चकाचक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक पंगा हो गया, पंगा ये मुझे चार्ज नहीं मालूम है, अब क्या करें बोलो, चार्ज ही नहीं पता, लो क्या करें, चार्ज कितना है पता नहीं है, क्या करें, कोई बच्चा मुझे बोलेगा, जल्दी से बता दो, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि चार्ज यहाँ पर नहीं है तो क्या मैं करूं, ऐसा बोलो, जल्दी बता दो क्विकली, मैं क्या करूं ऐसा, यहाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, क्या करूं मैं, जल्दी से बताएं कोई बच्चा। देखिए आप लोगों को नहीं मालूम है, मैं बता दूं, यहाँ पर ऐसा कोई भयानक नहीं है कि नहीं हो पाएगा, ये सबको पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम होता है, ठीक है।
जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए। इसका मतलब इस पे जो चार्ज होगा Q क्या होगा, 2E के बराबर होगा। डेट मीन्स कितना 1.6 का ट्वाइस यानी क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस का 19 कूलम। क्या भाई ये मालूम नहीं था ना आप लोगों को? बोलो हाँ सर नहीं मालूम था मुझे, बोलिए नहीं मालूम था ना। अरे भाई इतना भयानक सन्नाटा काहे छा गया, सब लोग लग रहा है कौमा में चला गया आज। आप लोग थोड़ा सा बोलिए, मुझ पे भी थोड़ा सा तरस खाइए, नहीं तो फिर मैं कैसे आगे पढ़ा पाऊंगा। ऐसे ही आप लोग मतलब कौमा में जाएंगे तो दिक्कत है ना। तो थोड़ा सा ये बताइए कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? यस सर। अरे देखो उसमें एक ना मैं बताता हूँ, एक यूं ना आप देखो कॉर्नर में देखना, एक ऐसा करके सिंबल बना होगा ऐसा करके, ठीक है। इसको बोलते हैं माइक। आप लोग ऑन करके बोलिए, बढ़िया लगेगा मुझे भी, ठीक है। मैसेज में लिखना अच्छा नहीं लगता है, बोलिए, देखिए बोलते अच्छा लगता है मुझे भी। थोड़ा सा बात को समझा कीजिए और जवाब दीजिए, अच्छा लगता है, ठीक है। जवाब दीजिएगा तो फायदा आप ही का होगा, ये आप ही समझते हैं। अब बाकी आप पोटेंशियल लो करेंगे तो किसका नुकसान होगा? लो पोटेंशियल समझते हो ना, किसका निशानी है, हैं? लोग भाई एकदम यंग है अभी, तो एकदम पूरा एनर्जी में रहना चाहिए एकदम, और अभी ऐसे हो जाए फिर दिक्कत है। एकदम एनर्जी में रहा करो हमेशा। 2 4 10 सवाल तो ऐसे ही खट 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 कर आप लोग मिनटों में सॉल्व कर दोगे, फिर भी परेशान रहते हो। देखो यहाँ ध्यान से, अब मुझे बताओ मोमेंटम मुझे चाहिए था भाई, मोमेंटम क्या मिला, क्यू क्यू कितना हुआ जल्दी से बोलो। तो मैंने निकाला 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस का 19 इंटू जल्दी बोलो बी कितना है, देखो बी ये टेस्ला में डायरेक्ट ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 इसको क्या कर लो 0.25 है ना, तो 1/4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चकाचक है। यहाँ पर आर देखो, आर यहाँ ये क्या है, आर तुम्हारा है यहाँ पर ये है देखो एक्चुअल में ये चीज ना, ये हमारा है सेंटीमीटर में, इसे लिखना होगा किस में, मीटर में लिखना होगा। तो ऐसे करते हैं इसको 8.3 इंटू 10 का पावर क्या करते हैं -3, इतना हो जाएगा मोमेंटम। क्या भाई किसी को दिक्कत है बोलो? नो सर। चलिए दिक्कत नहीं है, तो भाई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, इसको आप डील कर लीजिए अच्छे से। और आपको मालूम है लैम्डा बराबर क्या होता है, h/p। क्या ऐसे करके निकाल लोगे? जल्दी से बोलो हाँ सर निकाल लेंगे। यस सर। चलिए नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको कंसेप्ट पूरा पकड़ में आ गया होगा। कंसेप्ट पे फोकस करिए, मैं हमेशा यही कहूंगा, कंसेप्ट गलत सवाल गलत, ध्यान रखिएगा। क्या भाई नोट हो गया? जल्दी से बोलो। यस सर। मिटा दूं? यस सर। चलिए अब मैं बताता हूं ये सवाल। आर्ची तुमने यहाँ पर क्या किया होगा मैं बताता हूँ, इस सवाल में तुमने गलती क्यों किया है मैं वो भी बताऊंगा अभी। सवाल तुमने ट्राई जरूर किया होगा वो वाला लास्ट वाला क्वेश्चन, लेकिन गलती कहाँ हुआ होगा मैं बता रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में अपना उल्टा पुल्टा कंसेप्ट लगा देते हैं, जहां पे ये सवाल आपका गलत हो जाता है। बट चिंता नहीं करो, हमें कंसेप्ट से मतलब है, हमें कंसेप्ट को सुधार करना है। कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो दिक्कत ही नहीं है। देखो सबसे पहले देखो आपको इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ मालूम है, आई होप उसका आप एनर्जी निकाल लोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाउ कैसे कैसे कैसे? तो उसका जो एनर्जी होगा इंसिडेंट ई आप निकालोगे 1240 अपॉन सीधा 500 करके। क्या मैंने कुछ गलती बोल दिया है क्या? बोलो नो बोलो। सर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये तो ऐसे जाएगा काम से, ठीक है भाई, ऐसा खत्म कहानी। अब मुझे ये बता दो, सिंपली मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 8 ये 4 ये 2, ओके, और नीचे हो जाएगा 100। इसका मतलब ये है कि इसको हम सॉल्व करें तो ये ई बराबर आ जाएगा कितना, कितना आएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मैं सही कह रहा हूं? बोलो। यस सर। चलिए यहां तक आ गया। अब देखिए, अब आपको मैंने पढ़ा रखा होगा आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, वहां से इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लीजिए। तो आई होप आप यहाँ थोड़ा सा अक्ल लगाए निकाले यहाँ पर। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप रखें, इसका डिफरेंस निकालें। तो E बराबर आपने पढ़ा होगा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, आई होप आपको याद होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा 2.48 और इक्वल्स टू क्या है 2.28 प्लस का यहाँ पर क्या चीज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से के ई आपको देखो कितना निकल के आएगा काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे ना तो ये आपको निकल के आएगा 0.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या भाई मैं सही कह रहा हूँ? बोलो। यस सर। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को आपने कौन से पोटेंशियल डिफरेंस में दोहराया है भाई, 0.2 पोटेंशियल डिफरेंस में आपने इलेक्ट्रॉन को दोहरा दिया है। यानी आप समझो
0.2 वोल्ट में आपने दोहराया है। तो भाई लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने बोल रखा था, आप ध्यान करो, याद करो, क्या था 12 पॉइंट क्या चीज 12 पॉइंट कितना था, 4 था या 8 था, कितना था 12.8 था, कितना था? 27 अच्छा 12.2 था एग्जैक्टली, मैं वही बोला, मुझे ध्यान नहीं है। और अंडर रूट v मतलब 0.2, ठीक है, इतना ही एंगस्ट्रम आंसर आ जाएगा। ओहो, आपने क्या किया था मुझे बताओ। देखो आपने हो सकता है कि यहाँ एनर्जी निकाला होगा, ठीक है, और सर यहाँ तक आ गया। मे भी आपने हो सकता है कि लैम्डा बराबर ऐसा लगा दिया हो 1240 बाय 0.20, क्या ऐसा भी किया क्या? नो बोलो। सर, आगे समझ में ही नहीं आया। अच्छा आगे नहीं है, अच्छा इस ऐसा कोई बच्चा किया भी क्या? ऐसा कोई बच्चा करते हो इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए करते हो, ध्यान रख लो, ये है सुसाइड करने के बराबर। इसको बोलते सीधा खाई में कूदना, ये कभी मत करना भैया। ये इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने कभी नहीं बताया होगा ऐसा। ये फंडा 1240 बाय ये जो आप निकालते थे वेवलेंथ या एनर्जी निकालते थे, ये फोटोन के लिए था, ना कि इलेक्ट्रॉन के लिए। सर तो हाँ बोलिए। सर यहाँ आंसर मीटर में दिया है। हैं? कौन सा आंसर मीटर में दिया है? सर ऑप्शन में। हे भगवान, क्या मैं समझाऊं, एंगस्ट्रम को हटा के लगा देना 10⁻⁻10। तुम भी जो है ना गजब है। अभी हो गया, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। हैप्पी या अभी समझ में नहीं आया? यस सर। क्लियर है या मैं आगे कुछ बोलूं, इस पर बोलूं, तुम ही लोग अब निकल नहीं पाएगा क्या ये आंसर इसका? हो जाएगा सर। देखिए निकाल के आंसर आ जाएगा एकदम। पूरा प्रोसेस मैंने अच्छे से समझा दिया है, प्रोसेस में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। और आप निकाल के देखिए ना, आंसर एकदम श्योर है कि आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। कितना दिया आंसर लेके चेक कर लो, मालूम चल जाएगा। सर आज एटम करोगे? अरे भाई करूंगा स्टाफ, बिल्कुल श्योर मैं करूंगा। लेकिन देखो सबसे बड़ी बात ये है ना कि मैं कितना भी चैप्टर में पढ़ा दूं, बेटा एक बात मेरी बात को सुनना ध्यान, सभी लोग मैं कहता हूं अच्छे से सुनना सही से, मैं कितना भी करा दूं चैप्टर, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो क्या मजा आता है क्या चैप्टर में? नो सर। नहीं आता है। और पता है जो बच्चे सीरियस होके खुद से बना रहे हैं, मेरे से डाउट पूछ रहे हैं ना, उनका तो और चांदी चांदी हो जाता है। कैसे? एक तो खुद से प्रैक्टिस किया, डाउट मैंने समझाया, उनका कंसेप्ट जहां जहां प्रॉब्लम होगा पूरा अच्छे से एकदम जन्नाट एकदम पूरा जबरदस्त क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करिए, मैं तो क्लास में करवा ही रहा हूं, आप खुद से भी थोड़ा प्रैक्टिस किया करो, ठीक है भाई? तो इसको इरेज कर दो, जल्दी बोलो। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको खत्म करके। तो यहां तक ओके है, चकाचक है, खत्म करते हैं भाई। और किसी का कुछ डाउट वाउट है पूछना बाद में आराम से। और थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम लोग, एटम की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एटम में देख लेते हैं क्या है नहीं है एटम में, ठीक है भाई? क्योंकि एटम कोई देखो मुश्किल चैप्टर नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा, मुश्किल नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो पैनिक मत होइए। बहुत आसान चैप्टर है एटम्स, समझ में आपको अच्छे से आएगा, चिंता नहीं करना, ठीक है? देखिए कुछ सवाल और भी थे, मेरे भी सवाल कुछ हैं जो कि मैं सोच रहा हूं कि पूछ लूं आप लोगों से, ठीक है? अब बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि नहीं आप लोगों से मैं पूछना चाहूं। जैसे अब दिया है लेके फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका, हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, भाई कितने कितने टेम्परेचर पर दे रखा है लेके। तो ऐसे से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अब एक सवाल ऐसा पूछ ही दिया है, दे ही दिया लेके, तो भाई कर ही लो आप लोग। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड 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 द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ डी ब्रोगली, देखते चला अच्छे से, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल की ये बात कर रही है, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एंड हीलियम एटम। ओके 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 ओके। आगे लिखा है विच, जो कि वो कहां कहां भाई, विच आर
at temperature 27 degree Celsius and 1 to 7 degree Celsius respectively. लिख लीजिएगा भाई, रेस्पेक्टिवली भाई। ओके, तो ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं 3/8, ऑप्शन बी 8/√3, ऑप्शन सी 8/9, ऑप्शन डी 9/8। बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसे देखें, बनाएं, उसके बाद क्या आंसर होगा मुझे बताएं। अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना तो जरूरी ही है, मैं तो ये बोलूंगा क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी मजा आ जाए। नहीं तो हमेशा आप लोग कॉमा में रहते हैं, सर ये क्वेश्चन नहीं बन पाया, वो नहीं बन पाया, दिक्कत है। थोड़ा सा मुझे भी डर लग जाता है अंदर से, काहे नहीं बनता है क्वेश्चन आप लोगों से। ठीक है, तो इसका क्या होगा बताइए। जल्दी से बताइए, कुछ आंसर निकला या नहीं निकला, जल्दी से बोलो भाई। सबसे पहले मुझे ये बताइए, कहीं पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो इसमें। क्या भाई, मैं देखो कर रहा हूं यहाँ पर, आप लोग देखना। पहले निकालना है वेवलेंथ किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में होता है, मालूम है ना। यस एग्जैक्टली H2 के फॉर्म में होता है। ओके, और ध्यान रखना H2 के फॉर्म में होता है, यानी हाइड्रोजन कैसा गैस है, मोनो या डायटोमिक। डायटोमिक। और हीलियम क्या होता है, मोनो एटॉमिक होता है। आई होप आपको ये पता होना चाहिए। क्या भाई कोई दिक्कत है क्या। नो सर। चलिए अब देखिए, हमें मतलब किससे, देखिए भाई अब ये मोनो है, डाई है, क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे ये पता है कि इसके भी 3 डायमेंशन में हाफ kT होगा, इसके भी 3 डायमेंशन में हाफ kT होगा। क्या मैंने कुछ गलती बोला है बोलो। नो सर। यानी आप ये समझो, इसके पास जो एनर्जी होगा वो 3 डायमेंशन में। और आप याद करें, यानी कुल मिला के मैं ये बोलूं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा के, वो क्या होगा। अरे के मतलब ये आप समझो, मैं अपने तो गड़बड़ भी कर दोगे, मुझे ये भी डर लगते रहता है ना आप लोगों से। ये समझ लो ई फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 3/2 kT, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया इसके लिए और इसके लिए भी, बस टेम्परेचर अलग अलग है, अलग बात है। तो हमें मतलब केवल मतलब है लीनियर मोमेंटम से। अब ये रोटेशनल है, क्या है, नहीं है, वो अलग बात है, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे मतलब है लीनियर मोमेंटम से। एमबी इज व्हाट, लीनियर मोमेंटम। मुझे लीनियर मोमेंटम से मतलब है, मुझे कोई रोटेशनल मोशन से कोई मतलब नहीं। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो जिससे मतलब है आप उसी पर फोकस करें, बढ़िया रहेगा। ओके, तो आप ये समझो कि आप ये जानते हो, यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ mv²। ठीक, यहां से इसको हाफ हाफ का चक्कर में खत्म करता हूं भाई। ठीक है, ध्यान सुनिएगा सही से, ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पर एक और यहाँ चक्कर ये है कि आपने इसे तो कर लिया डील, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज यहाँ पर ऐसा कर सकते हो कि मुझे mv लाना था ना, तो ऐसे करते ना, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान सुनिए। देखिए यहाँ mv² इक्वल टू क्या आ गया, 3 kT आया है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए mv चाहिए, mv चाहिए mv। तो एक काम करते हैं ना कि m से मल्टीप्लाई करते तो ऊपर m², नीचे m से डिवाइड कर देते हैं। क्या भाई कोई दिक्कत है क्या इसमें। तो यहां से मोमेंटम जो mv मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, ये बेचारा इधर चला जाएगा, यहां से मिलेगा 3m kT, ठीक है। और इसका रूट वगैरह ये मिल जाएगा, ये आपको मोमेंटम मिलेगा। बस देखो, ये मास
जिसका रखो उसका अपना टेम्परेचर, जिसका है उसका रखो, बात खत्म, सारा कहानी आ जाएगा। के तो भाई कांस्टेंट है सबके लिए। क्या ये मालूम है? ये लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था, नहीं वाला? बोलो, कोई बोल नहीं रहा है। Yes sir. पढ़ाया नहीं क्या भाई? ऐसे बोल रहे हो आप लोग? पढ़ाया सर। 100% पढ़ा रखा है। कोई बच्चा ना बोले अलग बात है भाई, मैंने पढ़ा रखा है ईमानदारी से, गलत बात। अब सुनिए बात को, ध्यान सुनिएगा। तो यहां पर अब देखिए भाई, h बाय अंडर रूट ओवर, क्या चीज सुनिएगा, अंडर रूट ओवर क्या, 3 मास किसका भाई, हाइड्रोजन का यहां पर, ठीक है, इंटू के इंटू टी किसका, हाइड्रोजन का। और नीचे यहां देखो भाई एच भी तो यहां भी तो आएगा भाई, एच अपॉन अंडर रूट ओवर क्या, 3 मास ऑफ हीलियम के इंटू टी किसका, हीलियम का। देखो यहां से कटने वाला टर्म क्या क्या कटेगा, देखो आपको दिख रहा होगा, 3 3 एच एच के ये सब कट जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। नो सर। तो फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली मुझे मिलेगा अंडर रूट ओवर में क्या, सुनो भाई क्या मिलेगा, ये पूरा पार्ट चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा ऊपर भाई। तो ये पूरा पार्ट ऊपर जाने का मतलब ये है, मुझे मिला मास ऑफ हीलियम इंटू टी हीलियम का, ओके। नीचे मास ऑफ हाइड्रोजन का इंटू टी हाइड्रोजन का। क्या उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से सभी बच्चे इसको कॉपी कर लीजिए कंसेप्ट को। हो गया कॉपी भाई? जल्दी से बोलो। हो गया भाई? जल्दी बोलो। तो अब देखो हाइड्रोजन की हम बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन बाय हीलियम का था वेवलेंथ, ओके। तो सबसे पहले देखिए यहां पर अंडर रूट ओवर में हीलियम का मास कितना होगा, जल्दी से बोलो, बोलो। 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन इंटू टेम्परेचर कितना होगा भैया, इसमें 273 ऐड कर दो, कितना आएगा बोलो, 273 ऐड कर दो, 400 केल्विन है। और नीचे क्या करेगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन H2 है भाई, 2 है यहाँ पर, तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ओके। और यहाँ 27 है, इसको रीड करो 300। क्या भाई यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? बोलो। तो यहाँ देखो भाई, ये ऐसे कटेगा, 2 यहाँ काटेगा, अंदर 2 रहेगा, ये 0 0 खत्म। आंसर इज व्हाट, आंसर आएगा 8/3, दैट मींस बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। समझ में आ गया? बोलो। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो आप बेवकूफ बनिएगा नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है सब चीज। भाई हो गया नोट? जल्दी बोलिएगा, टाइम पास नहीं करना है बिल्कुल। यस सर, हो गया। चलिए आगे बढ़े, इसको इरेज करके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और भी मैं नीट के करा देता हूं, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बढ़िया रहेगा। देखो कंसेप्ट सीख लो अच्छे से, कंसेप्ट पे फोकस कर लो बढ़िया से। कंसेप्ट आप लोगों का बढ़िया रहेगा ना, तो सवाल तो देखो आप बना ही दोगे ऐसे ही, इसलिए सवाल के लिए आप टेंशन नहीं लो। सवाल तो 100% आपसे बन रहा है और आगे भी बनता ही रहेगा। लेकिन कंसेप्ट नहीं सीखेगा तो फिर तो दिक्कत है। मैं हमेशा बोलता हूँ कंसेप्ट पे फोकस करिए, और ये सब चिंदी सवाल है, ज्यादा मुश्किल वाला ये सब क्वेश्चन नहीं है कि आपसे नहीं बन पाए। चलिए एक दो सवाल और बढ़िया सा कराता हूँ नीट का क्वेश्चन। देखिए भाई, तो ये सब खत्म कहानी है, टेंशन नहीं है यहाँ पर, ये सब आप लोग अपना बनाते रहिएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, एक है कि इलेक्ट्रॉन, बाकी सब क्वेश्चन छोटे छोटे मुझे लग रहा है, आप लोग ट्राई करिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नहीं लग रहा है मुझे। हाँ एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, 2018 में आया है क्वेश्चन है। बोला है एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास क्या है, इसका मास है यहाँ पर m, यानी इलेक्ट्रॉन का मास m दिया है लेके, ओके। और बोला है इस वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी v, मास m बोला है, वेलोसिटी इसका बोला है v0 i कैप, ओके। और v0 कोई पॉजिटिव है तो हमने ये भी कर दिया, v0 पॉजिटिव है, क्या लिखूं मैं, रहने दो ना, कोई दिक्कत है यहाँ पर। आगे बोला है कि ये एंटर करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, लेकिन क्या चीज, माइनस का E0, कौन सा टोपी भाई, I वाला, और E यहाँ E0 V0 पॉजिटिव कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बोला है इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ, इनिशियल वेवलेंथ है डी ब्रोगली, लैम्डा नॉट इज, ये क्या चीज,
ये क्या है बोलो लंदन, और जल्दी से बोलो सभी लोग। इनिशियल वाला। इनिशियल वाला। अब बोला किसी टाइम टी पर निकाला। देखो कितना शानदार सवाल पूछा है, देखो मैं समझाता हूँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो देखो ये सवाल आप लोग समझ जाओगे ना, सवाल समझ जाओगे ना, मजा आ जाएगा। पहले सुनो, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी भी पार्टिकल का वेवलेंट डी ब्रॉगली कब बदलेगा? जब उसका मोमेंटम बदलेगा। आ रही बात समझ में? मोमेंटम कब बदलेगा? जब फोर्स लगेगा। ऑब्वियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो फोर्स लगेगा तो चेंजिंग आएगा ही आएगा। बात को समझिए, देखिए ध्यान से। पहले सबसे पहले मुझे बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। यदि एक्स इधर लोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ है। उम्मीद कर रहा हूं आप ये समझ पा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है भाई, इस तरफ है। यानी आप ये चाहो तो आप इसे एक्स एक्सिस कह सकते हो। ये एक्सिस इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने इसे यहां इलेक्ट्रॉन को यहां फेंक दिया, तो इलेक्ट्रॉन का इस समय यहां पर रफ्तार इस तरफ था भाई। देखो यहां पर बोला ना ये V नॉट पॉजिटिव है तो इस तरफ जा रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा था। अब आप मुझे ये बता दो कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरफ, और ये एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या होगा? एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट सेंस में लगेगा। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? बोलिए, क्या मैंने कुछ गलतियां बता दिया क्या? बोलो। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, सभी बच्चे जान रहे होंगे कि वो क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट सेंस में लगेगा, अपोजिट में लगेगा। हाँ, यही पॉजिटिव होता तो क्या होता, पॉजिटिव होता तो क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंस में लगता। ठीक है, ये देखिए छोटा छोटा कंसेप्ट है, आपको ध्यान रहना चाहिए कि इतना भी मतलब आप गड़बड़ नहीं करिए कि भाई छोटा छोटा फंडामेंटल चीज नहीं मालूम है। ये तो बेसिक चीज सभी लोग जानते हैं भाई। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एंटर किया इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, तो ये भी यहां पर इसका रफ्तार था, लेकिन अब ये देखो कि फोर्स इस पर इस तरफ लग रहा है। कोई दिक्कत है क्या? एंट्री इस तरफ मारा है, फोर्स इस तरफ लगा, तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये इसमें क्या लाएगा, रिटार्डेशन लाएगा या एक्सेलरेट इसको करेगा? मुझे ये बता दो। रिटार्डेशन। रिटार्डेशन करेगा। ओके, रिटार्डेशन करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां तक बोल दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इस तरफ था, ये जा रहा था इस तरफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक मिनट एक मिनट, तो यहाँ मैंने एक पता है, ये एंट्री मारा इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, और फोर्स भी लगा दिया इस तरफ। बिल्कुल ठीक है ना? बोलो। यस सर। बिल्कुल गलत है। अलोंग द डायरेक्शन। अलोंग नहीं, अपोजिट द डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Yes, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस तरफ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ना। यस सर। सब भूल गए सभी लोग क्या, या याद है कंसेप्ट? बोल ही नहीं रहा है कोई बच्चा। देखिए जिस बच्चे को ध्यान नहीं है कृपया थोड़ा सा इस कंसेप्ट को आप माइंड में सेट कर लीजिए। मैं यही बोलूंगा कि चार्ज देखिए आपका पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस तरफ है आपका, तो इस पर जो फोर्स लगेगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो QE इस तरफ होगा पॉजिटिव पे, और यही यहां पर आप रखेंगे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट सेंस में लगेगा क्या चीज, F बराबर यहाँ QE। क्या ये बात आपके दिमाग में सेट नहीं हुआ क्या अभी भी? बोलिए मुझे। अरे जल्दी से बोलिए भाई, आप लोग क्यों इतना एकदम दुखी आत्मा बन जाते हो भाई? हो गया। हो गया, ये समझ में आ गया? नहीं, अरे कुछ नहीं है ये, मैं उम्मीद करता हूँ ये पता है, ये सभी बच्चे को पता होगा। क्या ये मालूम नहीं था क्या? सबको मालूम है। ठीक है, हाँ, लेकिन आप कभी कभी जानबूझ के भी जवाब नहीं दे पाते हैं, जानबूझ के बदमाशी करते हैं, ये तो आपकी गलती है, जानबूझ के नहीं बोलते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो यहां पर देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन जा भी इधर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, यानी चार्ज पार्टिकल को ये फोर्स क्या करेगा, एक्सेलरेट कर देगा। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। चलिए ठीक है, एक्सेलरेट कर देगा। तो बात को समझिए भाई, सीधी सी बात है, मुझे यहां पर एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप सभी लोग जानते हो ये होता है फोर्स बाय मास, यही ना? यस सर। बोलिए, जल्दी से बोलिए, क्या यही होता है एक्सेलरेशन? और आप सोचिए फोर्स क्या होगा भाई, सब लोग जानते हो Q इंटू E होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, E इंटू कैपिटल E नॉट हो जाएगा, और उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m दे ही रखा तो A आ गया। ओके, और सभी लोग जानते हैं बाद का वेलोसिटी v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है,
क्योंकि देखो ई कांस्टेंट, ई नॉट कांस्टेंट, एम सब तो कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं किसी भी टाइम टी पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद का वेलोसिटी v बराबर क्या होगा, देखो शुरू का वेलोसिटी कितना v नॉट प्लस, ये समझ रहे हो ना भाई, ये कोई दिक्कत है तो बोल देना, और at, at मतलब क्या, e नॉट, ये e इंटू ई नॉट बाय एम इंटू टाइम t, ठीक है भाई। ये किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी मुझे मिल गया। क्या यहां तक ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, बोलो। यस सर। चलिए सभी लोग बोलेंगे एक बार भाई, Yes, आ sir. गया। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं किसकी, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा हूं। किसी भी तरह से सवाल घुमा सकता है भाई, कहीं भी आपको मोमेंटम दिख गया तो आप हमेशा वेवलेंथ के बारे में सोचना, ध्यान रखना। और ये भी दिमाग में, माइंड में सेट कर लो कि किस तरह से हम किसी पार्टिकल के मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं। तो भाई यह सबसे बढ़िया एग्जांपल देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल के मोशन को चेंज करके रख देगा। यानी अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि भाई इसमें मोशन कैसे बदलेगा, कितना बदलेगा, तो भाई किस हिसाब से वेवलेंथ आगे सोचना पड़ेगा, और ये मैथमेटिकली एनालिसिस करना आपको पड़ेगा भी। ठीक, इस प्रकार से आपको अच्छे से क्वेश्चन ये बन जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लो। और इतना मतलब ये क्वेश्चन रेयर केस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको कंसेप्ट भी पता रहना चाहिए। तो भाई यहां तक ओके है, कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसको इरेज कर दूं। यस सर। चलो भाई इसको इरेज कर रहा हूं, आगे बढ़ते इरेज करके। तो ये तो हो गया अभी। अब आप मुझे ये बता दो कि मैं इसमें क्या करूं, सीधा सिंपली मोमेंटम किसी भी टाइम टी पर मुझे चाहिए, तो भाई किसी टाइम टी पर वेलोसिटी मालूम है, मास तो बदलना है नहीं, तो किसी भी टाइम टी पर मोमेंटम mv क्या हो जाएगा भाई, m से मल्टीप्लाई कर दो mv नॉट और e नॉट इंटू टी। आई होप मोमेंटम आपको समझ में आ गया हो, ठीक है भाई। तो किसी भी टाइम टी पर डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, h अपॉन m v नॉट प्लस e नॉट इंटू टी, दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ किसी भी टाइम टी पर। आया समझ में, बोलो बताइए, या नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया, बहुत सुंदर। लेकिन पता है आपको शुरू का वेवलेंथ ये लैम्डा नॉट दिया था, लेकिन मतलब शुरू का वेवलेंथ कहने का सेंस मेरा ये है कि ये चीज एक्चुअल में क्या है, h बाय एम वी नॉट है, ये है। तो इसको मुझे यूटिलाइज करना है, इसको मुझे यूटिलाइज करना है। मैं कैसे यूटिलाइज करूं, हाउ, हाउ कैसे कैसे? mv नॉट को h बाई लैम्डा लिख के। हाँ लिख तो देंगे, बिल्कुल बिल्कुल लैम्डा लिख देंगे, ठीक है। इसको लैम्डा लिख देंगे, लैम्डा नॉट लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ लैम्डा बना क्या हो जाएगा, h बाय लैम्डा नॉट प्लस e लिख देंगे, चल जाएगा, हो जाएगा काम। अरे यस सर। बेवकूफों, थोड़ा सा ध्यान से सोचा करो कि यहाँ लिख देंगे, गलत है ये, आप सीधा बोल देते हो। इसको उल्टा करो पहले, ठीक है, इसको पलटी मार दो, यानी 1 बाय लैम्डा कर लो, क्या हो जाएगा एम वी नॉट बाय एच, ओके, प्लस 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 क्या हो जाएगा आपका, प्लस में ये भी उल्टा होगा, तो ई नॉट इंटू टी बाय एच, ठीक है भाई। तो अब ये देखो ये क्या होगा तुम्हारा 1 बाय लैम्डा नॉट प्लस का क्या हो जाएगा ई नॉट इंटू टी अब बाय एच, ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा। अब यहां से लैम्डा नहीं निकालोगे, बोलो समझ में नहीं आया क्या बोलना? आगे सर। अरे कुछ नहीं है, देख जिसका दिमाग ना काम करे वो ऐसे भी सोच सकता है, देख ऐसे भी सोच सकता है, देख कैसे 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 एम वी नॉट का वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दे, कैसे क्या पुट करेगा, बोल क्या करेगा पुट, तो एम वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा एच बाय लैम्डा नॉट, ये भी तो पुट कर सकता है ना, ये भी तो यहाँ डाल सकता है वैल्यू, ये भी डाल के सॉल्व कर, वही आंसर आएगा, वही आएगा यस आंसर जो मैं अभी कह रहा हूँ, ये से करने को कह रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्व कर लोगे ऐसे इस प्रकार से, बताओ, यस सर। ठीक है भाई। तो मुझे ये बताइए कि ये एक बहुत ही नीट में पूछा गया स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ठीक। और ऐसे क्वेश्चन हालांकि रेयर केस में मुझे देखने को मिलते हैं भाई, रेयर केस में, ठीक है। लेकिन आप लोग अपना कंसेप्ट बढ़िया रखिएगा, ठीक है भाई। कंसेप्ट आपका बढ़िया रहेगा तो सवाल बनाने में दिक्कत आपको नहीं होगी, इस बात को तो मैं कह ही रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन हाँ, नहीं बनाओगे तो आप भी जानते हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल नहीं बनने वाला है। ओके भाई, आगे बढ़े। यस सर। चलिए तो देख लीजिए आप लोग भी पिछले टॉपिक में जो मैंने पढ़ा है उसमें कोई डाउट वाउट है, कुछ बताइए मुझे। बट मुझे तो अब इस प्रकार से कुछ दिख नहीं रहा है।
जल्दी से कुछ बताइए मुझे। मेरे तरफ से सब कुछ ओके भाई, मेरे साइड से सब कुछ ओके है। मुझे अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि मैं अलग से बताऊं, ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है। अच्छा एक और चीज, बातों बातों में ऐसे मैंने पूछ दिया ना, एक और चीज मैं पूछता हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने 12th पढ़ा जरूर होगा, ये बात तो है कि तभी तो आप ड्रॉपर में आए हैं। अच्छा मैग्नेटिक फोर्स जब पढ़ रहा होगा, सुनना बात को ध्यान से, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा होगा ना, तो उसमें एक टॉपिक होगा वेलोसिटी सिलेक्टर। याद आ रही कुछ बात? थोड़ा सा एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा वेलोसिटी सिलेक्टर। बस ऐसे मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, तो कभी इसका नाम सुना है या नहीं सुना है? बोलिए कुछ। हाँ सुने हो या नहीं सुने हो, बस ये बोलो। सुने हैं। सुने हो, सुना सुना सा लग रहा है तो बोलना चाहिए ना, क्या इसमें दिक्कत है? लग रहा है सुना है तो मैं ठीक, हाँ सुने हैं। अच्छा इसके बारे में पढ़े भी हैं? बोलिए। बस ऐसे मैं पूछ रहा हूं, देखो ये इतिहास गवाह है, मैंने आज तक किसी को ना डांटा है ना कुछ बोला है, ये जान रहे हो आप लोग। बाकी हो सकता है सर लोग कभी डांट देते होंगे, लेकिन मैं कभी किसी को डांटता नहीं हूँ, ये तो आप जान ही रहे हो, ये सबको पता ही चीज है। बस मैं पूछ रहा हूँ, देखिए ये नहीं है कि आपको टॉपिक नहीं पता है तो नहीं चलो ये नहीं, तू ऐसा है, तू ये गधा है, तू वो है, ये है, तेरे से नहीं, ऐसा कभी बोला है क्या किसी बच्चे को? किसी को? या किसी का ऐसा कभी फील हुआ कि मैंने किसी का कॉन्फिडेंस लेवल तोड़ दिया हो? कभी नहीं। अरे हाँ मैं ये मानता हूं आज सवाल नहीं बना, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि सवाल तुमसे बनेगा नहीं भाई। आज नहीं बना है, क्यों नहीं बना? कंसेप्ट तुम्हारा ठीक नहीं था इसलिए नहीं बना है, लेकिन कल को अच्छे से वर्क करोगे 100% सवाल बनेगा। नहीं बनेगा कैसे? देखो हाँ किसी बच्चे ने लिखा भी है कि सर वो v बराबर e बाई बी, ऐसा कुछ टर्म लिखा है, किसी बच्चे ने भी लिखा है। जो वेलोसिटी होता है ना उसमें जो आप फेंकते हो चार्ज पार्टिकल को, वो वेलोसिटी आपका e बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए। यदि होता है ऐसा तो आपका चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाएगा अनडेविएटेड। तो इसका मैं पूरा फंक्शन आपको मैं बताऊंगा, आप चिंता नहीं करिए, इसका पूरा फंक्शन आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है भाई? तो आप टेंशन नहीं लीजिए, इसका पूरा क्या चक्कर है मैं समझाता हूँ सीन को अच्छे से। देखिए ये हालांकि है तो मैग्नेटिज्म का पार्ट, लेकिन कभी कभी कहता है कैथोड रे को दोहरा दो, एनोड रे को दोहरा दो। कैथोड रे है क्या? मैंने कभी बोला नहीं आप लोगों को क्या कि कैथोड रे क्या होता है? कोई बच्चा बोल सकता है क्या होता है? भूला, सब भूल गया भाई। किसी को याद है कैथोड रे क्या होता है? सर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, मूविंग क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का मूविंग क्लाउड। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का मूविंग क्लाउड होता है, ये मैंने बोला है। देखो मुझे याद है मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट किया था पहले लेक्चर, पहले दिन मैंने कैथोड रे पर सबसे पहला चर्चा किया था। क्या भाई किया था ना? ईमानदारी से बोलो। यस सर। बिल्कुल। जो बच्चा आज एटम्स स्टार्ट नहीं होगी, क्या रे कौन है भाई परेशान है आज? कौन है परेशान नहीं हो, ठीक है? मैं अभी देखो हर एक चीज पे मैं ऐसा नहीं है कि देखो मैं हर एक एंगल से मैं सोच रहा हूँ। देखो एक चीज मैं मुझे बताओ, आपको अभी भी टेंशन हो रहा है सिलेबस का क्या, कि सिलेबस सर खत्म नहीं कर पाएंगे क्या, ऐसा कहीं? देखो कि मैं सभी बच्चों से कहता हूँ, आपको लग रहा है टेंशन ऐसा हो रहा है, कहीं मन में आ रहा होगा कि सर सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे, तो आप गलतफहमी का शिकार हैं। देखिए मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँ ना, आप उसमें कॉन्फिडेंस में 102% हो। मतलब आप ये समझो 100% नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आप उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल 200% हमेशा रहे। ये नहीं कि थोड़ा सा कहीं से भी उबड़ खाबड़ छोड़, बिल्कुल एकदम सपाट हर एक जगह आपका एकदम एकदम एक जैसा कंसेप्ट रहना चाहिए। तो कंसेप्ट पे भी थोड़ा सा वर्क करना है। और ये थोड़ा सा लेके क्या होता है, मैं ये नहीं चाहता कि कहीं पे थोड़ा सा वीक छूट जाए, ठीक है? तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए कंसेप्ट पे भी फोकस करना है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि चंद सवाल मैं करा दूं। तो आप खुद जानते हो कि मैं सिलेबस खींचने में कितना मतलब माहिर हूं। मतलब खट खट खींचूंगा सिलेबस, मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन क्या है कि ऐसा पढ़ाई जो हमारे काम का नहीं, जिससे एग्जाम में कोई फायदा नहीं, इससे क्या फायदा होगा? ठीक है? तो सवाल का प्रैक्टिस होना भी जरूरी है, ताकि आप बनाइए। देखिए मेरा पढ़ाना सफल कब होगा? जब आप सवाल बनाएंगे, आपसे सवाल बनेगा तो वो मेरी सफलता है। नहीं तो ऐसा पढ़ा दूंगा भाई, वो टाइम पास वाला अच्छा नहीं लगता ना, कि मैं पढ़ाए जा रहा हूँ आप भी पके जा रहे हो, वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है? तो ऐसे हमें नहीं करना है, ताकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता जाए, क्वेश्चन बनता जाए, कंसेप्ट सीख रहे हैं हम लोग, ताकि अच्छे से आगे हम वर्क कर सकें। ठीक है? और देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको,
कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अभी पढ़ा नहीं, लेकिन उसके कंसेप्ट अभी आते रहेंगे, दिखते रहेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आया, ये गलतफहमी है लोग कि वो चैप्टर हमने नहीं पढ़ा तो हमें ये समझ में नहीं आएगा, ये सब गलतफहमी है। बेस देखिए क्या होता है, कोई हर एक चैप्टर अपने आप में सब इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, छोटे मोटे रूल्स उसके भाई आ जाते हैं, वो अलग चीज है। छोटे मोटे रूल्स तो एक दूसरे का भाई कहीं से कहीं चला जाए, वो अलग बात है। लेकिन ये ऐसा कहीं लिखा है कि आप ये नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ भाई, एक है ये वेक्टर की बात कर दो, मैथमेटिक्स है भाई, नॉट अ फिजिक्स, ध्यान रखो, ठीक है। तो हमें उस सब पे नहीं जाना है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं सिंपली अपनी फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, तो मैं ये कह रहा था, देखिए कहीं भी मान लो कि आपका यहाँ पर सिंपली ऐसा मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और यहाँ पर आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान से सुनना सही से, ध्यान से सुनना सही से। अब क्या है कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब आप यहां पर क्या करो कि किस तरफ फेंकोगे, देखो पॉजिटिव चार्ज यदि आप फेंक रहे हो, सुना भाई, पॉजिटिव चार्ज को आप फेंको, ठीक, तो सिंपली बात है कि सुना ध्यान से, देखो मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ओके, ध्यान सुना, देखो भाई सिंपली मैं समझा रहा हूं आपको ऐसा कि भाई इस पर ये चार्ज को देखो मैग्नेटिक फील्ड में फेंकोगे तो वो सर्कुलर मोशन करा देगा, और आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंको तो फोर्स लगा के इसको एक्सेलरेट कर देगा। तो दिक्कत है सभी जगह। मैं चाह रहा हूं वो सीधा चला जाए चुपचाप, जैसे इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन गन फायर किया, सीधा इलेक्ट्रॉन सीधा चला जाए, उसमें डेविएशन नहीं आए। तो आपको वहां पर उसे कहां फायर करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में करना होगा, लेकिन उसका भी एक अपना कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो कैसा होगा कॉम्बिनेशन में वही बताना भी चाह रहा हूं, तो बात को समझिए थोड़ा ध्यान से। देखिए तो यहाँ देखो फील्ड इस तरफ, यानी इसके वजह से फोर्स इधर, यहाँ देखो भाई यहाँ पर, यानी ये बात है ना कि फील्ड इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, तो ये पॉजिटिव के कारण फोर्स उस तरफ आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। यानी पॉजिटिव के कारण फोर्स ऊपर आएगा, तो भाई इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर रखना पड़ेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर आ गया, किधर, ऊपर आ गया, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें रखना पड़ेगा इसके लिए नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड रखना होगा किधर, नीचे रखना पड़ेगा सीधा। तभी यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर हो जाएगा नीचे, और ये दोनों क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, तो ये सीधा v वेलोसिटी से निकल जाएगा, ओके। तो ये आपको मालूम है ये क्या होता है, QVV होता है, और ये क्या होता है, QE होता है, ठीक। अब ये बैलेंस हो जाने का मतलब क्या, दोनों बराबर हो जाएगा, तभी तो ये सीधा निकल जाएगा चुपचाप, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, QVV इक्वल टू क्या चीज, Q इंटू E, Q कट जाएगा, यहाँ से V गया होगा, E बाय V आ जाएगा। तो यही आप फंडा बोल रहे थे उस समय, कोई बच्चा बोल रहा था मुझे ऐसा होना चाहिए। तो यही है वेलोसिटी सेलेक्टर की कहानी, और इस पर भी आपको इलेक्ट्रॉन में भी देखने को ऐसा मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आप ये नोट कर लीजिएगा सही से, नोट कर लीजिए सभी लोग। हो गया भाई, जल्दी बोलो। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन है बच्चा लोग, आप लोग क्वेश्चन लिख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सही मैं बस बता रहा हूं, ध्यान सुना। अ बीम ऑफ कैथोड रे, हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है बहुत, मैं पहले बोल रहा हूं, लगभग 12-13 साल पुराना क्वेश्चन है, देख लो। अ बीम ऑफ कैथोड रे is a beam of cathode ray is subjected to cross electric and magnetic fields, क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल ई, मैग्नेटिक फील्ड के ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल बी। लिख लिया, बोलो यस सर। चलो फुल स्टॉप डाल के आगे बढ़ो। द फील्ड्स आर adjusted, ध्यान से सुना, बहुत बढ़िया बोला इसने बात। द फील्ड्स आर adjusted such that the beam is not deflected। मतलब क्या बोला है, देखो कि भाई आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस प्रकार से एडजस्ट किया है ना कि यहां से बीम में जो बीम चलेगा ना उसमें ना तो डेविएशन, किसी भी तरफ डेविएशन है वो सीधा निकल जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है बातों बातों में ये कंडीशन होगा। नहीं आया बात समझ में? आगे सर, बोलो बोलो आगे सर। एकदम बिल्कुल, ये कंडीशन होना चाहिए
यानी उसका उस रे का ना जो कैथोड रे है, जो इलेक्ट्रॉन उसमें है, उसका रफ्तार इतना होगा। एकदम क्लियर माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। तो बोला सच दैट बीम इज नॉट डिफ्लेक्टेड। आगे लिखो, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे इज गिवन बाय। लिख लिया, बोलो भाई। आगे लिखो, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे इज गिवन बाय। लिख लिया, बोलो। Yes, sir. हाँ भाई, ध्यान से फिर से मैं लाइन रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से देखो भाई। एक बार मैं पूरा लाइन रिपीट कर रहा हूं। अ बीम ऑफ कैथोड रे इज सब्जेक्टेड टू क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। फुल स्टॉप डाल के आगे लिखोगे, द फील्ड्स आर एडजस्टेड सच दैट द बीम इज नॉट डिफ्लेक्टेड। फुल स्टॉप डाल के आगे लिखोगे, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे इज गिवन बाय। अब ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में वेयर कैपिटल वी, ये वी is the potential difference between cathode and anode। आई बात समझ में? जल्दी बोलो। where V is potential difference between cathode and anode। जल्दी बोलो, हो गया? ओके, जल्दी बोलो। यस सर। तो ऑप्शंस भी लिख लीजिए भाई, ऑप्शंस भी लिख लीजिएगा। ऑप्शन ए लिखिए, बी का स्क्वायर अपॉन 2VE स्क्वायर। ऑप्शन बी 2VB का स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर। ऑप्शन लिखते चलिएगा। ऑप्शन सी 2VE स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर। ऑप्शन डी लिख लीजिए। उसके बाद E का स्क्वायर अपॉन 2VB स्क्वायर। क्या यहां तक ओके? बोलिए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यस सर। जल्दी से सॉल्व करो, इसको जल्दी से करो। हाँ भाई, देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये इस तरफ मूव करेगा, ऐसा चलेगा। ठीक है, v वेलोसिटी से आप जान रहे हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मान लो मास m है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो मास m है। ठीक, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, हाफ mv स्क्वायर, आप जान रहे हो ये कितना होगा, ये बताओ कहां से आएगा?
वो तो आप जान रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसके वजह से आएगा। क्या भाई जो कह रहा हूं ये बात समझ में आ रही है? बोलो, ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा ये चीज, जल्दी बताइए। यस सर। चलिए, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस था, उसकी वजह से यहाँ पर इसको करंट एनर्जी इतना मिलेगा, ठीक है। क्या ये चीज क्या है आपका? हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? E इंटू वी, ये ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अब आप मुझे ये बताओ कि ये स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी क्या होता है? एक है ना सवाल यहाँ पर, यहाँ पर बोला है स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी बोला है यहाँ पर, ठीक है, जो कि होता है Q बाय M। ध्यान रखिए, Q बाय M इज व्हाट? ये होता है स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी। लिख लीजिएगा जिनको भी दिक्कत हो भैया, ये पहले आपने नहीं पढ़ा है तो जान लीजिएगा। Q बाय M इज स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज और उस पार्टिकल का जो मास है उसका रेशियो, ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। तो भाई इसमें क्लाउड में क्या कहानी था ये बोला गया है निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐसा तो कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सब कुछ ओके है, ठीक है। मैं केवल V का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, 100% होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तभी ये सीधा चलेगा। तो यहाँ पर आप जान रहे हो कि V का जो वैल्यू होगा वेलोसिटी, वो क्या होना चाहिए? E/B होना चाहिए। क्या भाई कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होना चाहिए, तभी ऐसा ये क्या होगा, सीधा चल पाएगा यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर ये डाल दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये डालना पड़ेगा। तो हाफ m क्या हो जाएगा यहाँ? E का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? B का स्क्वायर इक्वल्स टू E इंटू V फॉर क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ से मुझे क्या चाहिए था? E बाय M चाहिए था, इसको इधर कर दो और ये नीचे चलाएगा ना, तो क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बोलो। तो ऐसे करते हैं इसको, E का स्क्वायर बाय B स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा? B, 2 यहां रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा? E बाय M। यही है आपका स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी। इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही आ रहा है भाई? डी। हाँ, डी आंसर सही है। समझ में आ गया कंसेप्ट सबको? यस सर। यस चलिए, तो इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिले तो थोड़ा सा आप परेशान मत होइएगा, ठीक है भाई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं जो कि मैंने देखा यहाँ पर क्वेश्चन। अब आगे बोला है भाई, ध्यान सुनिएगा ध्यान सुनिएगा अच्छे से। एक क्वेश्चन बस ऐसे मैं पढ़ रहा हूं, बस आप सुनना से मुझे जवाब देना। देखो, बोला है इन द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस एट लो प्रेशर द कलर्ड ग्लो इन ट्यूब अपीयर्स रिजल्ट ऑफ। मतलब ये समझ में क्वेश्चन आएगा? देखिए गैस है, गैस के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, गैस के अंदर क्या हुआ? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुई, क्या? लो प्रेशर पर हुआ है, ठीक है। लो प्रेशर है भाई, ठीक है। तो प्रेशर लो है तो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपको गैस ना एकदम ग्लो करता हुआ, चमकता हुआ दिखता है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों गैस वो लो प्रेशर पर चमका? इसका क्या कारण है मुझे ये बताओ बच्चा। ऑप्शन दिया लेके, ऑप्शन में बोला है कॉलिजन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम कैथोड रे एंड एटम ऑफ गैस, एक तो ये बोला है। आगे बोला है कॉलिजन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ऑफ गैस। आगे बोला एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। अगला बोला है कॉलिजन बिटवीन एटम्स ऑफ गैस। क्या इसके आंसर सही होने चाहिए? क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है क्या? जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी बताइए। देखिए एक बात मैं बोलूंगा, आप ये जान रहे हो कि प्रेशर लो है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? लो होगा। बोल। यस सर। प्रेशर लो टेम्परेचर लो होगा, यानी गैस के जो एटम है उस पर, उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, कोई भयानक यूं यूं ऐसा नहीं भाग रहा होगा, आराम से रैंडम मोशन कर रहा होगा, आराम से। क्यों? टेम्परेचर लो है तो उसके पास ज्यादा थर्मल एनर्जी होगा नहीं, क्योंकि उसमें जो मूवमेंट होता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी होता है, तो उसमें थर्मल एनर्जी तो ज्यादा है नहीं। तो ठीक है, थर्मल एनर्जी है और एटम आपस में कोलाइड करेगा, ठीक है, कोलाइड करेगा, लेकिन ग्लो नहीं दिखेगा आपको। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ग्लो होगा, एक्साइटेशन, डीएक्साइटेशन सब होगा, लेकिन क्या है कि उससे जो रेडिएशन निकलेगा वो आपको विजिबल नहीं होगा, नहीं दिखेगा आपको वो चीज, ठीक। तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। एटम एटम वाला कहानी तो मतलब फेल है भैया, नहीं होने वाला, क्योंकि खुद ही भाई इतना कम एनर्जी है कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात, आप गैस में कहते हो कि क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, सब हो रहा है,
तो इलास्टिक कोलिजन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो भी एटम्स में कोलिजन होता है, आप क्या पढ़ते हो भाई, इलास्टिक अब कहते हो ना इलास्टिक, तो इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी का कहीं लॉस वॉस कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब आप एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन तो भूल जाओ, मैं सीधा कहता हूँ। ठीक, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होगी। तो क्लियर नहीं है क्या? यहाँ पर आपने गैस का बिहेवियर पढ़ा होगा तो इतना तो पढ़ा होगा भाई, जब आपने केटीजी कहीं पढ़ा होगा तो भाई क्या होता है, गैस में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। भाई इलास्टिक तो एनर्जी लॉस ही नहीं हुआ, तो ये एक्साइटेशन डिसक्साइटेशन होगा कहां से? नहीं हुआ। चलो ठीक है। ये आगे एक बात आई कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और एटम के बीच का कोलिजन। अच्छा एक बात बता मुझे, इलेक्ट्रॉन गया एटम को टक्कर मारा, ठीक, टक्कर मार के आ जाएगा, क्या करेगा, उससे क्या होगा? मान ले इलेक्ट्रॉन गया टक्कर मारा, उससे हो सकता है इलेक्ट्रॉन किसी को नॉक कर दे। अब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्या गारंटी के मतलब वहां पर एक्साइटेशन हो ही जाए? अब कौन सा निकले मुझे नहीं पता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। यहाँ पर ये तो मतलब कंफ्यूजिंग वाला थोड़ा सा है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन यहाँ पर है ना, कौन सा ऑप्शन है भाई? कॉलिजन बिटवीन क्या चीज, डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम, ना भाई ये तो नहीं चलने वाला है। अगर बोला ना देखो, कॉलिजन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ऑफ गैस, भाई नहीं, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से, ये इलेक्ट्रॉन से टक्कर खाई, ये तो नहीं चलने वाला है। मैं बात कर रहा हूं एटम एटम में हुआ नहीं तो इलेक्ट्रॉन एटम में कहां संभव भाई? दो एटम में टकराया, लॉस हुआ नहीं तो इलेक्ट्रॉन आपस में कुछ नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाएगा, वो तो खत्म करो, यहाँ चलने वाला नहीं है। एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन तो रहा ही नहीं, कॉलिजन बिटवीन एटम से कुछ हुआ ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन यहाँ बचता है कि कॉलिजन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है भाई, मतलब यहाँ चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या होगा, टक्कर होगा, तो आपको ग्लो दिखेगा। एक ही ऑप्शन मुझे यहाँ पर सही दिख रहा है। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। अरे गैस में ग्लो क्यों हुआ? चार्ज पार्टिकल आपस में टक्कर खा गए। जब दो चार्ज पार्टिकल आपस में टक्कर खाता तो क्या होता है, पूरा एनर्जी लॉस कर जाएगा और क्या होगा, वो रेडिएशन के फॉर्म में इमिट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। चलिए, अब इसी तरह बहुत सारा चीज है यहाँ पर आपको देखने को, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको पढ़िएगा अच्छे से, सही से। उम्मीद करता हूं आप लोग जब इसमें दिमाग लगाइएगा तो हर एक चीज आप क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अच्छा, ऐसे ही एक 96 में क्वेश्चन आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है। बोला है इन डिस्चार्ज ट्यूब, ध्यान सुनिएगा, इन डिस्चार्ज ट्यूब एट 0.02 mm, अभी ये क्या दिया है पता नहीं है, 0.02 mm, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, भाई किसका होता है, कुछ बोला ही नहीं है। अभी क्वेश्चन ही सही से पूरा क्लियर नहीं है। अच्छा हाँ, एक और बात, ये इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में किसने ये डिस्कवर किया था मास, उसको ये चक्कर वो बताया था, बताओ किसी को मालूम है किसी को? अरे ये E/m निकाला था किसी ने, स्पेसिफिक चार्ज निकाला था इलेक्ट्रॉन का, किसी को मालूम है? जे थॉमसन। हाँ, अरे रे, मैं इलेक्ट्रॉन का खोज मैं नहीं पूछ रहा हूं तुमसे, मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं पूछ रहा हूं। तो मिलिकेन का चक्कर किसने दिया था देखिए? तो मिलिकेन, हाँ मिलिकेन। और हाँ, रही बात खोजने उजने की बात, मतलब ये किसने इवॉल्व किया, क्या किया, तो भाई आप थॉमसन वॉमसन बोलते हो, अपना बोलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो क्या बोला है क्वेश्चन आपका था, हु इवेल्युएट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली विद हेल्प ऑफ चार्ज। बिना, देखो चार्ज के हेल्प से निकाला था किसने, मिलिकन था। ठीक है, और चार्ज के हेल्प के बिना किसने निकाला था, तो थॉमसन था। ओके, यस सर। तो भाई ये क्वेश्चन पहले आते थे, बट ये सब क्वेश्चन अब आने वाले नहीं है। ये सब इतिहास भूल का क्वेश्चन लगता है, किसने किया था, क्या किया था, वो सब आने वाला नहीं है। क्वेश्चन जो भी आता है वो मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई, यहाँ पर ध्यान सुनना से, बहुत शानदार सवाल मैं पूछूंगा अभी, बेवकूफ बना देता हूं, देखो तुम लोगों को। बोला व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन मेटल देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट ऑकर। वाह वाह वाह, क्या बात है, आपने अल्ट्रावायलेट रे गिराया लेकिन इलेक्ट्रॉन निकला, बोल नहीं। नहीं। अब बोला है इट ऑकर बाय इंसिडेंट ऑफ, अब सुन 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 बात को सुन, देख क्या बोला है सवाल सुना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं पूछूंगा अभी, और जो बच्चा जवाब नहीं दिया भाई वो अपने साथ मतलब नाइंसाफी करेगा भाई, वो अपना ये समझ लो, आप थोड़ा सा अपना पोटेंशियल बढ़ाओ, आगे बढ़ के जवाब दिया करो। हाँ गलत होगा चलेगा भाई,
एक ध्यान रखना फंडा कि जितना अधिक जवाब देगा ना, मैं सीधा सा बात कहता हूँ कि इतना जवाब दो कि सामने वाला चुप हो जाए, सीधी सी बात मैं कहता हूँ। ठीक, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, दिक्कत नहीं। सुनो, तो आपने अल्ट्रावायलेट गिराया, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। अब ऑप्शन दिया है कि इसमें से हम कौन सा लाइट, कौन सा रेडिएशन गिराएं जिससे इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना हो सकती है। ऑप्शन दिया है इंफ्रारेड, एक्सरे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। कौन सा कौन सा कौन सा? एक्सरे। हाँ, नहीं सुना मैंने। नहीं सर, एक मिनट। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, अल्ट्रावायलेट गिराया, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। अब बोला है कौन सा गिरा रहा हूं जिससे निकल जाए। ऑप्शन दिया है कौन सा गिराऊं, इंफ्रारेड, एक्सरे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। कौन सा होगा? हाँ, त्रिशा का जवाब आ गया है। और कोई बच्चा कुछ बोलेगा? जल्दी बताइए। अब पता है कभी कभी मुझे इतना खराब लगता है ना कि मैं हर एक चीज पढ़ाता हूं, बट बच्चा पता है ध्यान नहीं देता है। आप लोग पता है आप स्टडी नहीं करते घर पे, ईमानदारी से आप स्टडी करिए ना। ये नीड भी कुछ नहीं, ऐसे ही फोड़ डालोगे आप लोग। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, हुनर दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी आप जवाब नहीं देते ना, तब मुझे खराब लगता है। देखिए हाँ, इनका रिंकी का भी बिल्कुल सही जवाब है, कोई एक्सरे होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, एनर्जी का एक सीक्वेंस मैंने पढ़ाया था कि आप जो मान लो रेडिएशन में फोटोन एग्जिस्ट करते हैं, उसका एनर्जी कैसे बढ़ेगा, कब बढ़े, एक सीक्वेंस मैंने बताया था, याद है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जल्दी से बताओ यस क्या सर। मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का चक्कर मैंने कब पढ़ाया था, मैं बोलूं मैंने कब पढ़ाया था? जब आप लोगों को मैंने स्टार्ट किया होगा, आप याद करो, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के पहले ही लेक्चर में, पहले लेक्चर पहले दिन मैंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था। क्या भाई किसी बच्चे को याद है या सब भूल गया? यस सर, बताया था आपने पहले दिन। बिल्कुल मैंने ये बता रखा, मैंने बोला था कि देखो ये आज बता रहा हूं और आगे आने वाले समय में हमेशा काम आएगा। बोला था ना ये बात, बोलो। यस सर। Yes, sir. आप लोगों को ये मैं कह देता हूं, कह देने के बाद आप मेरी बातों को ध्यान नहीं देते। एक बात बताओ, मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूं कि देखो भाई, क्वेश्चन कहां से आएगा? कॉपी से आना है क्वेश्चन, बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। 80% क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से क्वेश्चन रहेगा। अभी तो पढ़ा रहा हूं, छोटा छोटा क्वेश्चन चल रहा है। अभी आने वाले समय में मैं एकदम बिल्कुल हर एक क्वेश्चन, मतलब जो कंसेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन चलेगा, एक सीक्वेंस चलेगा आप लोगों का रिवीजन में, ध्यान रखो। तो जो क्वेश्चन से मैं करवाऊंगा ना, ओवरऑल जब आप देने जाओगे टेस्ट ना, मालूम चलेगा कि सारे क्वेश्चन कॉपी के थे। मोर देन 80% प्लस क्वेश्चन मैं कह रहा हूं। अब सोचो ना, 80% क्वेश्चन कॉपी का है, कितना ये शानदार रहेगा। अब मेहनत तो करो सही से भाई, ध्यान नहीं दोगे दिक्कत है। देखो भाई, सबसे सीक्वेंस में क्या था? पहला था रेडियो वेव, याद होना चाहिए। उसके बाद क्या था? माइक्रोवेव था भाई। उसके बाद क्या था? इंफ्रारेड था। उसके बाद क्या था? उसके विजिबल। बाद था VIVGYOR, ये विजुअल वाला। यस सर। ओके, उसके बाद कौन था भाई, जल्दी बोलो। यूवी। था अल्ट्रावायलेट, फिर कौन था? एक्सरे। ध्यान से देखते चलो भाई, एक्सरे। उसके बाद कौन था भाई? गामा। कौन था? गामा रे। याद नहीं है क्या? उसके बाद ही था कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे, बिल्कुल। तो अब ये ध्यान, इधर जाने से आप याद करो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, इधर जाने से वेवलेंथ क्या होता है भाई? घट जाता है। ये सब मैंने आपको बता रखा था। इधर जाने से इसमें जो फोटोन होता है ना, फोटोन का एनर्जी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या ये बोला नहीं था क्या? और इधर जाने से जो रे का हार्डनेस होता है, हार्डनेस वो क्या होता है? बढ़ जाता है। बहुत ही हार्डनेस बोल दो, या आप ये कह सकते हो हार्डनेस, हाँ लिख लो, हार्डनेस को चलेगा, ठीक है। और जो आप कहते हो ना हार्मफुल, हार्मनेस भी लिख सकते हो। हार्डनेस और हार्मनेस, ठीक है, वो इधर जाने से बढ़ जाता है। क्लियर है? बोलो। मतलब यहां से जैसे इधर क्रॉस करो, देखो ये इधर से इधर बढ़ते जाओ, आपका क्या होगा? हार्मफुल जो बोलते हो ना रेडिएशन, वो नुकसान करने वाला बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये बात ओके? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो ये चीज ध्यान रखिए, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। भाई कह रहा है अल्ट्रावायलेट पे निकला नहीं, तो भाई अल्ट्रावायलेट अपने आप में बहुत ही एनर्जेटिक इसमें फोटोन होता है। जब इससे नहीं निकला तो क्या है? इधर वाले से कभी निकल पाएगा? इधर वाले का तो खुद एनर्जी बहुत कम है। इसका मतलब मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा। क्या भाई ये कोई मतलब क्वेश्चन ये सब मतलब बताने वाला, जो बच्चा ये जिसका दिमाग में देखेगा आंसर बोल देगा सर ये होगा आंसर, कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में। क्या भाई कुछ गलती कह रहा हूं मैं?
नो सर। चलिए तो इसको भाई खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े भाई, बोलो जल्दी से। आगे बढ़े, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, चलिए। sir. तो ये हो गया भाई, ओके खत्म। चलिए तो इस प्रकार के देखिए बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, आप घर पे अपना प्रैक्टिस अब करिएगा। मैंने बहुत क्वेश्चन अपने से कराया है, ठीक है भाई। और आप लोगों का काम है थोड़ा सा खुद से भी जम के मेहनत करना, क्या भाई। अब बात आती है, कुछ बच्चे परेशान थे सर एटम्स होगा कि नहीं। ठीक है, आज एटम्स स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन एक बात बताओ, टेस्ट में क्या एटम्स दिया है मैंने लेके, बोलो पहले ये बताओ। अरे ये तो बोल सकते हो सब लोग, क्यों ऐसा करते हो भाई। No, sir. टेस्ट में एटम नहीं दिया, लेके इसका मतलब टेस्ट में एटम नहीं दिया तो परेशान नहीं हो। इस वीक में कुछ मेरा रहेगा कि एक लेक्चर और मैं आप लोगों का लगवाऊंगा, मॉर्निंग टाइम में ही लगवा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे दुख ये होता है, इस बात का होता है कि बहुत सारे बच्चे लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं मॉर्निंग में, पता नहीं क्यों, भगवान जाने उनको क्या परेशानी है, पता नहीं कितना सोते हैं उनको या क्या परेशानी, भगवान जाने, वो आप ही लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो कोशिश करिए जब भी लेक्चर रहे, मॉर्निंग रहे इवनिंग रहे, आप लेक्चर को पहले अटेंड करिए, ठीक है। क्या होता है, फ्रेश माइंड से लेक्चर एक बार अच्छे से देख लोगे ना, तो गारंटेड है कि आपका कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको बोलता हूँ, देखो कोई भी कंसेप्ट लग रहा है समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम है, तो बेझिझक आप बोल दिए हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया, अच्छा लगता है मैं दोबारा बता दूंगा, क्या चलो बच्चे को समझ में नहीं आया बोल दिया। और आपको तो इतना आजादी मिल चुका है कि डाउट भेजिए, आपका डाउट बिल्कुल एकदम फेस टू फेस सामने सामने मैं क्लियर कर दूंगा, खत्म कहानी, बात का झंझट नहीं रखना है। लेकिन आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, डाउट होगा तब तो करेंगे। एक है ना वो कहावत, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, सीधा कह दो नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मालूम है ना। यस सर। हाँ, तो जितना स्टडी करोगे उतना कंफ्यूजन होगा, उतना मेरे से क्लियर करवा लो। अब स्टडी करोगे नहीं तो ऑल डाउट क्लियर एक ही बार में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप लोग कौन से कैटेगरी में रहना चाहते हो, ये तो सब आपके हाथों में है कि आपको क्या करना है भाई। फ्यूचर में एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो 100% आप मेहनत करिए एकदम। मैं ये दावे के साथ ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, गारंटेड है कि आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ये मेरी गारंटी। आप सही से मेहनत तो करिए, सही से। और आप ये कम से कम ये सोचिए ना कि आपने ड्रॉप लिया है और ड्रॉप लेने का हमें फायदा नहीं मिला तो क्या फायदा ड्रॉप लेके। ड्रॉप लेने का बेनिफिट उठाइए। पता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बोला ना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आपके पास इतना समय है ना कि आप अपने फिजिक्स को बहुत अच्छा करके नीट क्लियर कर सकते हैं, ऐसे बता रहा हूं। हाँ मैं ये भी बोलूंगा कि इकलौता फिजिक्स से कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। आपको सारे पेपर अच्छे रखने हैं। और फिजिक्स समय मांगता है, क्यों मांगता है, क्योंकि ये समय टेकिंग वाला चैप्टर ही है। और इसके बिना ये आपने फिजिक्स छोड़ दिया ना तो नीट भी गया काम, से ध्यान रखो। तो मेहनत तो फिजिक्स पे करना ही होगा, ये ध्यान रख लो। इसको इग्नोर करके सोचोगे कि हम निकाल लें नीट, नहीं, संभव नहीं है, दिक्कत है भाई। इसलिए पूरा पेपर आपको अच्छे से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब आपको अच्छा रखना होगा। ये सारे पेपर अच्छे है ना, ये गारंटी आपका नीट निकलेगा, निकलेगा, हर हालत में निकलेगा। तो मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेंशन आपको नहीं लेना है। अब थोड़ा सा बस 5-10 मिनट इस पे चर्चा करूंगा, किस पर, एटम्स पे। उसके बाद मैं क्लास को बाय बाय कर दूंगा भाई। और ये बिल्कुल आपका एक समझो एक तरह से कि आज का जो सेशन रहेगा वो डुअल नेचर ऑफ मैटर का ही रहेगा, बस कैजुअल क्वेश्चन के रूप में मैं ये इसका डाल दूंगा लेक्चर 4 करके। 3 लेक्चर में तो खत्म ही हो गया था और ये आपका लेक्चर 4 रहेगा, बट इसमें क्वेश्चन और ये बस डिस्कशन हुआ है। और जो कुछ मिसकंसेप्शन थे आप लोगों के, बस उसका मैंने डिस्कशन किया है। देखिए बहुत सारे बच्चे मिसकंसेप्शन कर देते हैं, इसलिए मैंने डिस्कशन हर एक बात एंगल पे किया, ठीक है। देखिए आप जैसे आपको मैंने बोला कि भाई कितना था भाई, ये वाला 1240 बाय लैम्डा नैनोमीटर में डाल के निकालते एनर्जी निकालते थे, या यहाँ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डाल के निकालते हो वेवलेंथ। ये फोटोन के लिए था, गलती से आप इलेक्ट्रॉन के लिए मत कर लेना, नहीं तो पूरा का पूरा ये सब गड़बड़ हो जाएगा। तो केयरफुली समय ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है पूरा। बहुत सारे बच्चे ऐसे कर लेते हैं और उनका आंसर आ जाता है, पहला ऑप्शन वही रहता है, ऐसा होता है। तो आप ये सब मत करिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हम कर क्या रहे हैं, कौन सा फंडा किसके लिए बना हुआ है। तो केयरफुल थोड़ा सा रहिएगा, ठीक है। अब बात हम करते हैं थोड़ा सा एटम की बात करते हैं। अब आप सभी लोग जानते हो कि बेसिक जो कोई भी बॉडी की हम बात करते हैं उसका सबसे फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, 3 होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, ठीक। हालांकि उसके भी फंडामेंटल होते हैं, अपकोर डाउनकोर होता है, बट मुझे उसमें जाना नहीं है, ठीक। बेसिकली आप ये ध्यान रखो कि एटम बना किससे होता है। तो एटम की बात करोगे तो उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस, उसके चारों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक।
इसमें बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे, हालांकि मैं उससे थोड़ा सा चर्चा करता हूँ ब्रीफली, ठीक है। बाकी मैं डेप्थ में अगली क्लास स्टार्ट करूंगा, बस थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला आता है कौन सा भाई, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। भाई इसका नाम भी क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसका नाम था, प्लम पुडिंग मॉडल, ध्यान रखना, प्लम पुडिंग मॉडल। अब भाई इसमें क्या बोला गया भाई कि भाई एक वाटरमेलन की तरह ऐसा होता है, एटम का शेप होता है, ठीक। अब चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होते हैं। और ये मतलब वाटरमेलन की तरह शेप क्या होता है, ये बोला गया, उन्होंने बोला भाई वाटरमेलन की तरह होता है। और शीट के रूप में कौन होता है भाई, ये चार्ज होते हैं इस टाइप के, ये जहां ऐसे ऐसे करके, क्या भाई कुछ बात समझ में आ रही है, बोलो, ऐसे होते हैं, इस प्रकार का होता है, ठीक। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल में बोला गया, और बोला गया था इस प्लम पुडिंग मॉडल में, यानी थॉमसन मॉडल, कि एटम को आप काट नहीं सकते हो। सबसे बॉडी का जो फंडामेंटल पार्ट होता है वो कौन होता है, एटम होता है, एटम को काटा नहीं जा सकता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये थ्योरी फेल हो गई। हालांकि हाँ एक बात मैं बोलूंगा कि ये जो थ्योरी था इससे भी बहुत कुछ रिजल्ट निकल गया था। जैसे कि मान लो कोई एटम एक्साइट कैसे हो जाता है, डी एक्साइट कैसे होता है, इससे ये भी बताया था इसने कि रेडिएशन कैसे निकलता है। बोला भाई कि इसमें क्या होता है, ये वाइब्रेशन करते रहता है, एब्जॉर्ब कर लिया, इसका क्या होगा, एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाता है, सब कुछ बोला था इसमें, बहुत सारा चीज। बट ये प्रॉपरली ये थ्योरी बहुत सारा चीज एक्सप्लेनेशन नहीं किया, ये थ्योरी फेल कर गया था, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था प्लम पुडिंग वाले में, ये इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इसने भी ये बोला था कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, ये सारी चीज इसमें बोला था। बाद में आता है आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो कि मुझे एकदम डेप्थ में अच्छे से पढ़ाना है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इस एटॉमिक मॉडल में क्या हुई, इसमें कारण क्या था, ये देखो इस एटम में कि इसमें भी बोला गया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो एटम का एक सेंटर होता है, उसके चारों ओर घूमता है। ध्यान से सुनो भाई, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम के चारों ओर घूमता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में, ये बोला था उन्होंने। बट यहां पर बहुत सारा चीज का एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। कारण था नहीं, क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण था, ये सब बहुत सारा बात आ रही है, मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहले ध्यान से सुनना, एक चीज मैं बोल रहा हूं आपको कि चार्ज यदि रेस्ट में है, चार्ज यदि रेस्ट में है तो इससे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता होना चाहिए। चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मूविंग है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी चार्ज केवल एक ही दिशा में चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलेगा, निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है। साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी इसके चारों ओर क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है, ओके। यानी चार्ज रेस्ट में था, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ये क्या था, मूविंग था, तो क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और जैसे ही चार्ज एक्सेलरेट हुआ ना, कोई भी चार्ज एक्सेलरेट कर जाएगा तो उससे क्या होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ये चार्ज ये क्या था, एक्सेलरेट करके देखो घूम रहा, एक्सेलरेट है, तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा। आई बात समझ में। यानी आपसे कल को कोई पूछ दे कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से प्रोड्यूस होता है, तो आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकता है। आई बात समझ में, बोलो यस सर, ये ध्यान रखिएगा। तो मेन पता है ये यही चीज पता है, यही चीज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जान ले लिया, यही चीज सेम, यही चीज जान लिया। देखो ये चीज उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा पहले भी कि चार्ज रेस्ट में है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और चार्ज एक्सेलरेटेड है तो मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। अब बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है भाई, तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है आपको, वो क्या एनर्जी का फ्लो करवाता है, एनर्जी निकलना चाहिए। यानी कोई भी चार्ज एक्सेलरेटेड होगा तो उससे क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, एनर्जी बाहर आएगा वेव के फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखना आपको है, ठीक है। तो भाई इन्होंने बोला कि हाँ भाई बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर घूमेगा। भाई एटम के अंदर एक क्या होता है, सेंटर होता है, उस सेंटर का नाम रखा गया क्या चीज, न्यूक्लियस। और उन्होंने बोला कि उसी सेंटर मतलब एटम के अंदर एक सेंटर होता है, उस सेंटर पर एटम का इंटायर पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट करता है। नहीं आया बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो बात को। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हिसाब से एटम के अंदर एक सेंटर होता है, उस सेंटर पर क्या होता है, इंटायर पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट करता है। एटम जैसे मान लो मैंने ये कमरा ले लिया, ठीक, ये कमरे की मैं बात करूं तो कमरे को देखो तो क्या है, कमरे का 90
9% पार्ट वैकेंट है, स्पेस बिल्कुल खाली है। आप ये समझो कि कितना स्पेस भरा हुआ है, केवल 1% से 2% तक। 99% स्पेस क्या है, खाली है। 1% स्पेस समझो भरा हुआ है। अब 1% स्पेस में कौन कौन है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है। यानी आप ये समझ लो कि भाई इन्होंने ये भी कह दिया कि एटम का, जैसे था ना प्लम पुडिंग में कि नहीं भाई ये क्या है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल तरबूज की तरह ये होता है। अरे भाई वो गलत है। इन्होंने क्या बोला, जब एक्सपेरिमेंट करवाया बहुत सारा रिजल्ट निकला, भाई मैं बस बोल रहा हूँ रिजल्ट को, मैं बोल रहा हूँ 99% पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट। सेंटर पे क्या होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर, एटम का जो सेंटर है वहां कॉन्सेंट्रेट करता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते रहता है। ये इन्होंने कह दिया, लेकिन अब यहां से एक परेशानी शुरू हुई। परेशानी क्या शुरू हुआ, अब वो मैं बताता हूं क्यों फेल किया था वो भी, ठीक है। बहुत सारी बात है इसमें फेल होने का कारण है, ठीक है। सबसे पहला तो ये परेशानी थी कि भाई इन्होंने बोला कि ये क्या होगा, न्यूक्लियस जो सेंटर है उसका नाम इन्होंने रख दिया न्यूक्लियस, और इन्होंने बोला कि भाई क्या होगा, इसके चारों ओर रिवॉल्व करेगा, घूमेगा। तो ये बताओ, ये चार्ज देखो यहां पर ये घूम रहा है, ऐसे चल रहा है, तो क्या ये चार्ज एक्सेलरेटेड है या नहीं है, देखो ये घूम रहा है ना ऐसा, तो देखो वेलोसिटी इस तरफ इसका था, वेलोसिटी अभी चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला। 100% इस पर क्या है, एक फोर्स लग रहा है, और ये एक एक्सेलरेटेड चार्ज है, ये एक्सेलरेटेड है, तो 100% यहां से क्या होगा, एनर्जी निकलेगा। यहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होगा, निकलेगा। और एनर्जी निकल रहा है तो 100% एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस करवाना पड़ेगा। एक बात बता, एनर्जी कहीं से बाहर निकल रहा है तो कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस करेगा ना, कहीं से कहीं एनर्जी आना चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी की खेती हो रही है, एनर्जी निकल रहा है, ऐसा तो है नहीं। एनर्जी लॉस का तो कहीं ना कहीं से आएगा। तो आंसर आता है कि इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, आपने पढ़ा होगा के क्यू क्यू टू अपन आर वाला, वही एनर्जी है यहाँ पर जो लॉस कर रहा है। यहाँ पर तो भाई एनर्जी लॉस करेगा तो क्या होगा, ऑर्बिटल रेडियस छोटा होता जाएगा, रेडिएशन के लिए छोटा होगा, छोटा एक टाइम आएगा इसको हिट कर देगा, ठीक है भाई। इसलिए आपने देखा होगा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में ये ऐसे जिलेबी की तरह गोल 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 बना के टेढ़ा करके ऐसे दिखा दिया गया, और वो समझ में नहीं आता। उन्होंने भी क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, बोला था उन्होंने, लेकिन ऐसे क्यों दिखाया जाता है, इसलिए कि भाई कोई भी आप एटम लेते हो, ठीक है, आप देखो खुद ही कि ये चार्ज क्या होगा, यहाँ पर एक्सेलरेटेड होगा, और एक्सेलरेटेड चार्ज से क्या निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, और निकलना चाहिए। तो निकलेगा तो क्या होगा भाई, इसका ऑर्बिटल रेडियस छोटा होता जाएगा, टाइम आएगा उसको क्या होगा, टक्कर मारेगा, एटम कोलैप्स कर जाएगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इन रियलिटी देखा जाए तो एटम क्या होता है, एटम से कोई भी रेडिएशन नहीं निकलता है, कोई एटम कोलैप्स नहीं करता है भाई। इसका एक्सप्लेनेशन वो दे नहीं पाए और नहीं दे पाए, इसी कारण ये थ्योरी क्या हुआ, फेल कर गया। कारण समझ में आ गया, बोलो बात। यस सर। चलिए, तो ये थ्योरी फेल आया, तो भाई इन्हीं का एक था विद्यार्थी, स्टूडेंट, इन्हीं का, कौन, बोर्स, ठीक है भाई। तो उन्होंने भाई एक मॉडल बनाया, लेकिन हालांकि वो मॉडल कहीं कोई नया मॉडल नहीं था, बस इन्हीं का कॉपीराइट था, एक इन्हीं का मॉडल उठा लिया, उसमें बस कुछ नहीं किया, एक क्वांटम थ्योरी ग्रंथ कहानी बना दिया। क्या क्या बनाया मैं बता रहा हूं, बस वही चीज देखो भाई। ये चीज पहले रदरफोर्ड भी लिख देते ना तो बिल्कुल थ्योरी ये पास था, बोर वोर नहीं आता। बस इसने क्या किया कि पहला चीज एक क्वांटम थ्योरी घुसेड़ दिया, क्वांटम थ्योरी आ गया। यानी ये इन्होंने बोला भाई इसमें कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, स्टेशनरी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा। देखो बोल दिया भाई, क्या बोल दिया, अजम्पशन में पोस्टुलेट, पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, मान लो होता है ऐसा, क्यों होता है नहीं पता मेरे को भी, मैं भी नहीं बोलूंगा, ये बात है भाई, उसको खुद नहीं पता तो क्या बोलेगा, बोला मान लो ऐसा होता है, उसी को बोलते हैं पोस्टुलेट, अवधारणाएं, मान लो होता है, कोई आदि अंत, कोई इसका मतलब रीजन नहीं है, कोई कुछ नहीं इसके पीछे का, बिहाइंड कारण कुछ नहीं है इसके पीछे का, बस बोला मान लो ऐसा, ठीक। बोला भाई क्या बोला पहला कि देखिए कोई जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा, वो भी कैसे, स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा, बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाले हुए। लो भाई, लो ये तो हो गई पंगा। यानी ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट, डायरेक्ट चुनौती देता है, ये डायरेक्ट चुनौती देता है ये स्टेटमेंट।
यानी ये जो स्टेटमेंट अपने आप में बहुत खतरनाक स्टेटमेंट उन्होंने बोल दिया कि देखिए 400 इलेक्ट्रॉन घूमेगा न्यूक्लियस के चारों ओर, घूमेगा चारों ओर बिल्कुल, लेकिन वो भी बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिलीज किए हुए। लेकिन भाई हम क्या जानते हैं, हम तो ये जानते हैं कि भाई कहीं भी चार्ज एक्सेलरेटेड होगा तो रेडिएशन निकलना चाहिए, लेकिन यहां इन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट श्योरिटी दिया लिखे भाई नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, कारण तो दीजिए भाई, क्यों नहीं निकलेगा? हम तो अभी तक ये जान रहे हैं कि भाई यहाँ कहीं भी चार्ज एक्सेलरेट होगा तो रेडिएशन निकलेगा, बोल दिया नहीं निकलेगा। भाई मान लो, मानने में क्या जाता है, क्या दिया भाई, हम लोग भी मान रहे हैं, वही बात अभी यहाँ है, लेकिन कारण कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई ये एक स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है, हर एक ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होगा, हर एक अपना अपना एनर्जी क्या होता है, अलग अलग एनर्जी होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट करेगा तो क्या होगा, रेडिएशन तभी निकलेगा, ऐसे रेडिएशन नहीं निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी रिलीज होगा। आ रही बात समझ में, सब बोलो। यस सर। चलिए, तो यहां तक इन्होंने बोला था। बाकी अब इसमें ऑर्बिटल रेडियस निकालना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना है, ये सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। टोटल एनर्जी निकालेंगे ऑर्बिट का। और बेसिकली ये मैं बता दूं आपको कि जो बोर्स मॉडल है ना, ये टोटल हाइड्रोजन एटम के मॉडल पर बेस्ड है, ये सभी बच्चे जानते होंगे। बोर्स मॉडल बेसिकली हाइड्रोजन के एटॉमिक मॉडल पर बेस्ड है। ये क्या मैं जो कह रहा हूं आप लोग समझ पा रहे हो? यस सर। एग्जैक्टली, हाइड्रोजन के एटॉमिक मॉडल पर ये बेस्ड है। कोई ये ऐसा नया कुछ इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन यही है कि आप हायर लेवल में चले जाओ, जैसे कि एल्युमिनियम है, आप बात कर लो क्या चीज, सोडियम बात कर लो, पोटेशियम, तो इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ये फेल है बेचारा, ये गया काम से। मतलब आप ये किसको एक्सप्लेन कर पाएगा, जो सिंगल एटम वाला होगा उसको ये एक्सप्लेन कर पाएगा। तो बहुत सारे चीजों में ये थ्योरी भी फेल कर गया था, तो भाई इसको भी बाय बाय टाटा कर दिए गए। उसके बाद फिर आता है समरफील्ड, जो कि आपको पढ़ना नहीं है, वो भी फेल हो गया। उसके बाद कौन आता है, वेक्टर एटॉमिक मॉडल आता है, जो कि अभी तक का सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट है, और वो आपको पढ़ना नहीं है, और उम्मीद करता हूं आप जीवन में कभी पढ़ोगे भी नहीं वो चीज। क्यों, वो चीज हम लोग को पढ़ना था, पढ़े थे, एक टाइम था, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूरा सेशन आपको अच्छे से समझ में आया, बोलो? या कहीं ऐसा लग रहा है कि सर आप पढ़ाए लेकिन हमारे दिमाग से भाग गया? नो सर। अरे भाई बोल दो सभी लोग एक बार, एक बच्चा दो बच्चा बोलता है, बाकी लोग जवाब नहीं देता है भाई। हाँ सर। और कोई कुछ बोलेगा? सबका एनर्जी एकदम लग रहा है ना। अरे भाई गर्मी का समय नहीं है कि आप लोग का एनर्जी बिल्कुल समरसेबल लगा के एकदम निचोड़ लिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाइए, बढ़िया रहेगा। चलिए, अच्छी बात है बेटा, समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे ना, तो उम्मीद करता हूं कि आप कोई अच्छी किताब पढ़ लोगे। कहां तक, बोर्स एटॉमिक मॉडल तक। हालांकि मैंने समझा दिया अच्छे से, और अगले क्लास में मैं मैथमेटिकल जितने इसमें एनालिसिस है, मैं हर एक चीज को करूंगा, ठीक है। लेकिन तब तक देखो जितना मैंने समझाया है ना, हालांकि देखो कौन थ्योरी कैसे आया कब, देखो एक बात आपको ये जानते हो ना, कि कोई भी मान लो नया फोन मार्केट में आता है तो पिछले वाले से अपग्रेड होके आता है, डाउनग्रेड होके नहीं आता है। तो जैसे भी कोई भी थ्योरी आता है ना, तो वो अपग्रेड होके आता है, कुछ ना कुछ उसमें नया ऐड होके आता है। थॉमसन गया काम से, कौन आया, रदरफोर्ड आया, उसमें कुछ अपग्रेडेशन हो गया। उसके बाद कौन आया, बोर्स आया, उसमें भी कुछ क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, अपग्रेड होकर नहीं आया। ऐसे ही बहुत सारे थ्योरीज आते रहते हैं। तो जो भी बाद में आएगा वो क्या होगा, अपडेटेड होगा, अपग्रेड होकर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही है, और कुछ इसमें खास नहीं है। क्या कहाँ चेंजेस हुआ उसको ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं है जिसमें दिक्कत है, हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, फिर उसको देखेंगे। और टेस्ट का प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करते रहिए। जो भी डाउट्स है बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सएप करिए। क्वेश्चन में रहेगा कि क्वेश्चन यदि डायरेक्ट वीडियो ना हो पाए तो एटलीस्ट कम से कम मैं पेज में अच्छे से एक्सप्लेन करके भी मैं भेज दूंगा। क्या भाई कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो भाई यहीं तक रहने दीजिए, फिर अगले क्लास मिलते हैं भाई। सभी लोगों को बाय बाय टाटा एक ही बार भाई। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय बाय बाय।